और चलिए अब बात करेंगे बड़ी खबरों की। रामपुर से खबर, जहां आजम खान का विवादित बयान सामने आया है। रामपुर में जनसभा में विवादित बयान दिया। पिछले सरकारों पर हमला बोलते हुए विवादित बयान आजम खान ने दिया है। आपको बता दें, रामपुर में उपचुनाव हो रहा है और लगातार आजम खान प्रचार कर रहे हैं और प्रचार के दौरान उनका इमोशनल दाव भी सामने आया है। और इसी दौरान रामपुर में जनसभा में विवादित बयान आजम खान ने दिया है। पिछली सरकारों पर हमला बोलते वक्त विवादित बयान दिया। आपको बता दें, हेट स्पीच के ही मामले में आजम खान की सदस्यता भी रद्द हुई है। लेकिन इसी बीच विवादित बयान आजम खान का एक और सामने आया है। रामपुर में जनसभा में विवादित बयान आजम खान ने दिया है। जो आज तुम्हारे और हमारे साथ हुआ है, 4 सरकारों में अगर मैंने ऐसा किया होता तो बच्चों, तुम्हारी मुस्कुराहटों की कसम खाकर कहता हूं, बच्चा मां के पेट से पैदा होने से पहले ये पूछता कि पूछ लो आजम खान से बाहर निकलना भी है या नहीं। और चलिए अब आपको आजम की रामपुर उपचुनाव में जारी आंसुओं वाली सियासत को लेकर ग्राफिक्स के जरिए थोड़ी सी जानकारी देते हैं। आजम की आंसुओं वाली सियासत लगातार जारी है, क्योंकि चुनाव प्रचार के दौरान लगातार आजम खान भावुक नजर आ रहे हैं। वोट मांगते वक्त आजम के आंसू निकल रहे हैं। आजम ने फिर पुराने दिनों को याद किया है। आजम ने अब्दुल्ला आजम का भी अपने प्रचार के दौरान जिक्र किया। जेल के दिनों को याद कर भावुक हुए आजम खान। आजम खान साथ छोड़ने वालों पर बरसे हैं। इस दौरान नाराजगी भी थी और आंसू भी थे। यूपी सरकार पर शायरी से आरोपों की बौछार की। सियासत के शुरुआती दिनों को भी उन्होंने याद किया, यानी कि अपने सियासी पूरे करियर को याद करते हुए चुनाव प्रचार करते हुए आजम खान लगातार नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, आइए वो भी सुनवाते हैं आपको। जो आज तुम्हारे और हमारे साथ हुआ है, 4 सरकारों में अगर मैंने ऐसा किया होता तो बच्चों, तुम्हारी मुस्कुराहटों की कसम खाकर कहता हूं, बच्चा मां के पेट से पैदा होने से पहले ये पूछता कि पूछ लो आजम खान से बाहर निकलना भी है या नहीं। और चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे लखनऊ से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। वीरेश जी, क्या ये समझा जाए, आजम खान एक के बाद एक जिस तरीके से विवादित बयान देते हैं, जितने मुकदमे उन पर चल रहे थे, हेट स्पीच के मामले में सदस्यता रद्द हो गई और प्रचार के दौरान इमोशनल हो रहे हैं, भावुक हो रहे हैं, साथ ही साथ तल्ख टिप्पणी भी कर रहे हैं। देखिए, तकरीर की दुनिया के बेताज बादशाह आजम खान बदजुबानी के लिए भी जाने जाते हैं और ये उनकी सियासत का सबसे, कह सकते हैं, स्याह पक्ष है और इसे हम कह सकते हैं कि ये उनका सबसे मजबूत पक्ष है। आजम खां बनने के पीछे उनकी तकरीर की बहुत बड़ी भूमिका रही है। चाहे वो चुनावी सभा हो, नुक्कड़ सभा हो, अपने लोगों के बीच में हो, या कैबिनेट की बैठक में हो, या समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं को संबोधित कर रहे हो, या जनता को संबोधित कर रहे हो, ये उनकी जुबान है, ये उनकी स्टाइल है। इसी वजह से आजम खां बने हैं। इसलिए आजम खान ने जो आज कहा है, कोई नया नहीं कहा है। उन्होंने भारत माता को डायन भी कहा था, बहुत विवाद हुआ था। एक नहीं, कई बार, 1000 बार ऐसे शब्दों का प्रयोग आजम खान ने किया है। लेकिन इस बार जिस शब्द का प्रयोग किया है, जिस बात को उन्होंने कहा है कि 4 पीढ़ियों में, 4 सरकारों में बच्चा भी पूछकर निकल नहीं सकता, पूछता आजम भाई बाहर निकलूं कि नहीं निकलूं, ये बताता है कि रामपुर की धरती के लिए आजम खां अपनी सरकारों में, समाजवादी पार्टी की सरकारों में खुदा के तौर पर पेश किए जाते थे। और जिस तरीके से वो बात करते थे, जिस लहजे में वो रहते थे, जिस स्टाइल में वो रहते थे, क्या रामपुर का नवाब रहेगा, वो खानदान रहेगा। आजम खां ही रामपुर थे और रामपुर ही आजम खां था। इन वाक्यों से ये साफ जाहिर होता है कि 4 सरकारों में बच्चा भी निकलता तो पूछ के निकलता, यानी आजम खां से पूछकर रामपुर की धरती पर हर वो काम होता रहा है। और एक बहुत बड़ी बात आपको बता दूं, जो आजम खां को जानने वाले हैं, जो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उनसे जब ऑफ द रिकॉर्ड बात करिए तो वो ये कहते हैं कि आजम खान की बदजुबानी, आजम खां की तकरीर, आजम खां की स्टाइल और आजम खां जिस लहजे में बात करते हैं, जो गुरूर है, वो ही वो भोग रहे हैं।
उनके भोगने बिल्कुल के वीरेश जी, पीछे ये रॉब सबसे हुआ, इसके बड़ा लिए आजम कारण खान को रहा जाना है। जाता है, जो लेकिन वो ये लोकतंत्र है। ऐसे में आजम खान को भी समझना चाहिए कि जिन बयानों की वजह से बार बार उन पर मुश्किलें आती रही हैं, तो वो थोड़ा सा अपने लहजे में नरमी रखें और उसके बाद अपनी बयानबाजी करें। लौटूंगी वीरेश जी आपके पास, कुछ और ग्राफिक्स के जरिए अपने दर्शकों को समझाते हैं क्या कुछ आजम खान की ओर से कहा गया है। तो रामपुर में जनसभा के दौरान आजम ने और क्या कुछ कहा वो भी ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं। मैं बहुत ही कम अक्ल का आदमी हूँ, अक्ल होती तो क्या साथ छोड़ने वालों को छोड़ देता। पैदा होने से पहला बच्चा पूछता आजम निकलेगा या नहीं। मौत के बिस्तर पर 5 महीने लेटा रहा, मौत नहीं आई। उन्होंने अपना दुख भी जाहिर किया है। अब जिंदा हूं तो याद रखना जिंदा हूं। ऐसे मोड़ पर हूं कि फिर जेल भेज दिया जाए। 1947 में पाकिस्तान जा सकते थे मगर नहीं गए। तुम दरी बिछाने वाले अब्दुल ना बनो। ये तमाम बातें आजम खान ने कही हैं। तुम्हारे हाथों में झाड़ू ना आए, पोछा ना आए, मैंने जालिम को अच्छा नहीं कहा। हमें और हमारे प्यारों को बर्बाद किया गया। बुरा वक्त है, जल्द गुजर जाएगा। हम अपने बच्चों की पैदाइश साबित नहीं कर सके। दाग लेकर हम अपनी कब्र में हरगिज नहीं जाएंगे। आज कुछ नहीं है हमारे हाथ और दामन खाली हैं। ये तमाम बातें आजम खान की ओर से कही गई हैं। और क्या कुछ उन्होंने कहा सुनवाते हैं आपको। सबका होगा, इंसाफ तो सबके साथ होगा। हुआ इंसाफ इसके साथ? इसकी मां जिसमें से भी कोख से पैदा किया, और कानून यह है कि मां जब कहेगी कि बच्चा का पैदा हुआ, कानून उसे मानेगा। मगर हम ऐसे बदनसीब है जो इसकी पैदाइश को भी नहीं साबित कर सके। अरे कान से गोलियां निकलती थी, निशाने लिए जाते थे हमें मारने के। मैं नहीं मारा जा सका। कोरोना के मौत के बिस्तर पर 5 महीने लेटा रहा, मौत नहीं आई, मैं नहीं हो सका। मैं जिंदा हूं तुम्हारे सामने। केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले आपका, उपचुनाव हो रहा है और उपचुनाव से पहले आपने आजम खान के प्रचार करने के तरीके को भी देखा होगा। इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं, साथ ही साथ विवादित बयान भी दे दिया है, क्या कहेंगे उस पर? ये इमोशनल कार्ड नहीं है, ये हेटेड स्पीच है। और इस प्रकार के बयान दे करके एक वर्ग विशेष की सहानुभूति लेना और अपने पक्ष में करना, ये समाज को तोड़ने का काम करता है। और चुनाव में चुनाव जीतने के लिए अगर समाज टूटे, एकता अखंडता कमजोर हो, सामाजिक सौहार्द जो होता है, तो फिर ये बात अच्छी नहीं होती है। और आप देख रहे हैं कि उनसे इस प्रकार के बयानों की उम्मीद नहीं की जा सकती है। सलीम जावेद के डायलॉग इस टाइप के शोले मार्का से राजनीति में इनका प्रयोग नहीं होना चाहिए। फिल्मी डायलॉग अलग होते हैं और राजनीति में हमें प्रधानमंत्री तो कहते हैं ना, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। हम तो सबको लेके चलना चाह रहे हैं। जो मुकदमे कायम है या अदालत में विचाराधीन है, भारत में कोई भी FIR करा सकता है। गुण दोष के आधार पर चार्जशीट फाइनल रिपोर्ट लगती है और माननीय अदालत एविडेंस के आधार पर या तो सजा करती है या छोड़ती है। किसी को लोअर कोर्ट से दिक्कत हो तो हाई कोर्ट जाते हैं, हाई कोर्ट से दिक्कत हो तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो हमारे यहाँ सबको अपनी वर्डन ऑफ प्रूफ खुद का साबित करने का पूरा वो होता है। तो कोई भारतीय जनता पार्टी बदले की भावना से काम नहीं कर रही है। एक आध FIR कभी धोखे से हो सकती है, लेकिन 50-50, 60-60 FIR अदालत चाहे तो केस कर सकती थी सभी। तो अदालत ने कॉग्निजेंस पे लिया, बेल होने में टाइम लगा और सुप्रीम कोर्ट से बेल हुई है। ये इस बात का प्रतीक है कि कहीं न कहीं विश्वविद्यालय के निर्माण में कुछ अनियमितता बरती गई है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया एसपी सिंह बघेल जी बातचीत करने के लिए एबीपी गंगा के साथ। वीरेश पांडे भी लगातार बने हुए हैं हमारे साथ। वीरेश जी, आपने एसपी सिंह बघेल को भी सुना होगा। उनका कहना है कि हमारे कानून में हर किसी को अपनी बात रखने का अधिकार है और बाकायदा अपनी बात रखी गई है, और उसके बाद अगर कोई दोषी पाया जाता है तो वो कानून के तहत ही आता है, और भारतीय जनता पार्टी किसी मंशा के साथ ये नहीं कर रही है। देखिए, अब एसपी सिंह बघेल क्या कहेंगे, कानून मंत्री हैं वो कहें, लेकिन कहाँ आजम खां और कहाँ उनकी बातें और जो उसका इम्पैक्ट है। बात आजम खां को लेकर हो रही थी जब एसपी सिंह बघेल समाजवादी पार्टी में थे
और जो मुख्य सुरक्षा अधिकारी के तौर पर मुलायम सिंह यादव के साथ थे, तो वो बेहतर जानते होंगे आजम खां की शैली। लेकिन जो भारतीय राजनीति को जानता है, यूपी की सियासत को जानता है, समाजवादी पार्टी की सियासत को जानता है, वो ये जानता है कि 1992 में समाजवादी पार्टी की स्थापना के दिन से ही आजम खां की हैसियत बदस्तूर जारी रही और उनकी बहुत बड़ी हैसियत रही है। और इसलिए जो इमोशनल कार्ड वो खेल रहे हैं, ये उनके तकरीर का एक नमूना है, एक नुमाइश है और उनकी तकरीर का ये एक स्टाइल है। वो इसी स्टाइल में बात करते हैं, किसी को अच्छा ये दाव किस तरीके से आगे कारगर साबित होगा या नहीं होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। देखने वाली बात ये होगी कि रामपुर की जनता इस इमोशनल कार्ड को किस तरीके से देखती है। बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए आपका। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। शिवपाल सिंह यादव को मिले बंगले पर संकट के बादल छाए हुए हैं। लाल बहादुर शास्त्री मार्ग पर शिवपाल को बंगला मिला है। विधायक के तौर पर आवंटित सरकारी आवास में प्रसपा का कार्यालय है। शिवपाल सिंह यादव के आवास का आवंटन निरस्त करने पर विचार किया जा रहा है। प्रसपा के कई पदाधिकारियों की सुरक्षा भी वापस लेने की तैयारी की जा रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, शिवपाल सिंह यादव को मिले बंगले पर अब संकट के बादल छा रहे हैं। लाल बहादुर शास्त्री मार्ग पर शिवपाल को विधायक के तौर पर सरकारी आवास आवंटित है, जिसमें प्रसपा का कार्यालय भी है और अब उस आवास का आवंटन निरस्त करने पर विचार किया जा रहा है। और इससे पहले आपको बता दें, हाल ही में शिवपाल यादव की सुरक्षा में भी कटौती की गई है। ग्राफिक्स के जरिए चलिए अब आपको पूरी खबर को समझाते हैं। दरअसल शिवपाल सिंह यादव के बंगले के आवंटन पर संकट के बादल छाए हुए हैं। शिवपाल सिंह यादव के आवास का आवंटन निरस्त करने पर विचार किया जा रहा है। प्रसपा के कई पदाधिकारियों की सुरक्षा भी वापस लेने की तैयारी की जा रही है। विधायक के तौर पर आवंटित सरकारी आवास में प्रसपा का कार्यालय भी बना हुआ है। लाल बहादुर शास्त्री मार्ग पर शिवपाल को यह बंगला मिला है और इसी बंगले में प्रसपा का कार्यालय भी है। शिवपाल सिंह यादव की सुरक्षा में पहले ही कटौती हो चुकी है। गोमती रिवर फ्रंट घोटाले की आंच भी शिवपाल तक पहुंच चुकी है। तो ये हाल ही में उपचुनाव से पहले होने वाले जो घटनाक्रम है वो हम आपको बता रहे हैं। चलिए इस पर पूरी जानकारी लेंगे। विवेक त्रिपाठी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, गोमती रिवर फ्रंट वाला मामला और उसके बाद जो सुरक्षा थी उसमें कटौती करना और उसके बाद अब बंगले पर संकट के बादल छाए हुए हैं, ये सब क्या दर्शाता है? गुंजन, ये बीते 72 घंटों में ये एक तीसरा डेवलपमेंट है सरकार की तरफ से। पहले उनकी सुरक्षा Z से Y कैटेगरी की गई, उसके बाद CBI इंक्वायरी रिवर फ्रंट घोटाले में उनसे ये कहा गया कि CBI जल्द शिवपाल यादव से पूछताछ कर सकती है। और कल ही ये चर्चा शुरू हो गई कि शिवपाल का जो बंगला है, जिसके ठीक बाहर हम खड़े हैं, आपको नज़ारा दिखाते हैं, ये बंगला लाल बहादुर शास्त्री मार्ग पर है और ये बंगला नहीं है, ये आलीशान कोठी है। दरअसल विधायकों को जो बंगले राज्य संपत्ति विभाग की तरफ से आवास आवंटित किए जाते हैं, ये उससे 4 गुना 8 गुना बड़ा है। आप देख रहे हैं आलीशान इमारत है ये, और यहाँ पर शिवपाल सिंह को रहना चाहिए था क्योंकि विधायक के तौर पर उनको ये आवास आवंटित किया गया था। लेकिन यहाँ पर चल रहा है प्रगतिशील समाजवादी पार्टी, जो शिवपाल सिंह यादव की पार्टी है, उसका ऑफिस। यहाँ पर कार्यालय खुला हुआ है, बाकायदा बैठकें होती हैं। शिवपाल सिंह यादव यहाँ नहीं रहते हैं, वो विक्रमादित्य मार्ग पर अपने आलीशान कोठी में रहते हैं। लेकिन ये आवास उनके आवास और शिविर कैंप के रूप में चर्चित है। हालांकि यहाँ पर पार्टी का दफ्तर चल रहा है, पार्टी का झंडा भी ऊपर लगा हुआ है। आप देख रहे हैं सामने कि झंडा ऊपर लगा हुआ है प्रसपा का। यहाँ पर जो राज्य संपत्ति विभाग का नियम है कि विधायक के तौर पर अगर उनको आवास आवंटित किया गया है तो यहाँ पर उनको रहना चाहिए, लेकिन शिवपाल सिंह यादव नहीं रहते। इसी को आधार बनाते हुए जो राज्य संपत्ति विभाग के बंगला आवंटन के नियम हैं, जो निर्देश हैं, जो कानून है, उसको आधार बनाते हुए अब इस आवास को निरस्त करने की तैयारी की जा रही है। चूँकि मैनपुरी में शिवपाल डिम्पल का समर्थन कर रहे हैं, वहाँ चुनाव प्रचार कर रहे हैं और ये सरकार को ठीक नहीं लग रहा है। चूँकि जब शिवपाल सिंह यादव और अखिलेश यादव के बीच तल्खियाँ थी, रिश्ते उनके ठीक नहीं थे और शिवपाल सिंह यादव की जो एक झुकाव था वो भारतीय जनता पार्टी के प्रति हो रहा था धीरे धीरे से, उसको देखते हुए उन्हें ये आवास आवंटित किया गया था, आलीशान आवास। लेकिन अब रिश्ते तल्ख हो रहे हैं। प्रचार में शिवपाल पूरी तरीके से बदल चुकी है। उस वक्त तो अखिलेश खुद कह रहे थे आपको चाचा पसंद है तो चाचा को ले जाइए, और अब अखिलेश यादव अपने चाचा की तरफदारी करते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि परिवार एक हो चुका है। चलिए अब देखने वाली बात होगी कि आगे क्या कुछ रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।
कानपुर से खबर, जहां फरार विधायक इरफान सोलंकी से बड़ी जानकारी मिली है। दिल्ली एयरपोर्ट पर सपा विधायक इरफान सोलंकी दिखे हैं। अशरफ नाम से फर्जी आधार कार्ड पर यात्रा की। एयरपोर्ट से बाहर निकलते समय पुलिस के हाथ सीसीटीवी फुटेज लगा है। विधायक की तलाश में अलग अलग राज्यों में लगातार पुलिस की ओर से दबिश दी जा रही है और ये जानकारी सामने आई है। दिल्ली एयरपोर्ट पर इरफान सोलंकी को देखा गया है, जिसका फुटेज भी सामने आया है। चलिए अब ग्राफिक्स के जरिए समझिए कैसे इरफान सोलंकी कहां सीसीटीवी में कैद हुए हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर सपा विधायक इरफान सोलंकी को देखा गया। अशरफ नाम से फर्जी आधार कार्ड और उस आधार कार्ड पर ही यात्रा की गई है। एयरपोर्ट से बाहर निकलते समय सीसीटीवी में कुछ तस्वीरें भी कैद हुई हैं। सीसीटीवी फुटेज में इरफान सोलंकी के होने का दावा किया जा रहा है। सपा विधायक की तलाश में लगातार यूपी पुलिस जुटी हुई है। अलग अलग राज्यों में यूपी पुलिस दबिश दे रही है और तलाश की जा रही है इरफान सोलंकी की। इरफान सोलंकी पर घर जलाने और धमकी देने का आरोप लगा है, जिसके बाद जानकारी ये सामने आई कि उनको दिल्ली एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया है। चलिए जानकारी लेंगे। रतीश त्रिवेदी हमारे संवाददाता कानपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। रतीश, जो सीसीटीवी फुटेज सामने आई है उसमें यह माना जा रहा है कि इरफान सोलंकी है जिन्होंने अशरफ नाम से आधार कार्ड पर यात्रा की है। क्या अभी तक शुरुआती तौर पर जानकारी आपके हाथ लगी है? देखिए 8 तारीख की ये घटना थी। 8 तारीख को आगजनी और धमकाने के मामले के बाद कानपुर पुलिस ने 24 घंटे बाद एफआईआर दर्ज की थी और उसके बाद से ही समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी फरार हैं। पुलिस जब इसकी तफ्तीश कर रही थी तो पुलिस को डिफरेंट लोकेशंस मिली। महाराष्ट्र में मिली, उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में मिली, उसके बाद दिल्ली में मिली और तमाम जनपदों में लोकेशन खंगालने के बाद एक लोकेशन दिल्ली की एयरपोर्ट के आसपास की भी मिली। इसके बाद सीसीटीवी फुटेज निकाले गए। सीसीटीवी फुटेज निकालने के बाद पता चला कि 11 तारीख को यानी 11 नवंबर को इरफान सोलंकी के द्वारा दिल्ली से मुंबई की यात्रा की गई है। दिल्ली एयरपोर्ट से भी सीसीटीवी फुटेज लिए गए और उसके बाद मुंबई एयरपोर्ट पर जहां पर ये उतरे वहां पर भी एयरपोर्ट पर भी सीसीटीवी फुटेज निकाले गए, खंगाले गए और उसके बाद जांचने के बाद ये तथ्य सामने आया है कि इरफान सोलंकी ने इस बीच एक धोखाधड़ी और कर दी है। फर्जी आधार कार्ड बनवाया गया 10 नवंबर को और उसके बाद उसी आधार कार्ड पर जो अशरफ अली के नाम पर बनाया गया था और फोटो इरफान सोलंकी की थी, 11 तारीख को उसी आधार कार्ड पर अशरफ अली के नाम से इरफान सोलंकी ने सीट नंबर 31 इंडिगो की फ्लाइट थी उस पर बैठ करके सफ़र किया, मुंबई उतरे और मुंबई में कुछ लोग उनको ले जाने वाले जो फुटेज हम दिखा रहे हैं, जो पिक्चर हम दिखा रहे हैं उसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि 2 लोग उनके साथ चल रहे हैं। यानी पूरा प्लान था। उनके साथ देने वाले लोगों को भी ट्रेस आउट कर लिया गया है। कानपुर में एक नया मुकदमा ग्वालटोली थाने में लिखा गया है कूट रचित दस्तावेज बनाने के मामले में। 120B, 420, 467, 469, 71 ये तमाम धाराएं हैं जो लगाई गई हैं। फर्जी आधार कार्ड बनाना एक बड़ा अपराध है और समाजवादी पार्टी के विधायक होने के बाद भी विधायक होने के नाते आपने इतना बड़ा फर्जी वाला अंजाम दिया है तो पुलिस ने एक नया मामला दर्ज किया है जिसमें इरफान की मुश्किलें और भी बढ़ने जा रही हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए आपका। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।